तो पीसी खरीदना या बिल्ड करना बहुत ही सिंपल लगता होगा कि सीपीयू ले लो, जीपीयू ले लो और बस काम खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक भी गलत पार्ट चूज कर लिया तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका पीसी आपको एफपीएस ड्रॉप और लैग के बहाने देगा और आपका एक्सपीरियंस खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसीलिए मैंने बनाया ये पीसी बाइंग गाइड 2025, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कहाँ आप थोड़े पैसे सेव कर सकते हो और कहाँ पर इन्वेस्ट, नहीं स्टॉक्स में नहीं, पीसी पार्ट्स में। और आप चाहे गेमर हो, स्टूडेंट हो या एक बिगिनर क्रिएटर, ये गाइड आपको हेल्प करेगा अपने बजट के हिसाब से परफेक्ट पीसी चूज करने में। और हाँ, इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर दिस बजट, और ना ही आपको किसी और पीसी बाइंग गाइड की जरूरत पड़ेगी अंटिल पीसी इंडस्ट्री में कोई मेजर चेंज आए। और अगर आप ही जाता है तो मैं हूं ना, इसीलिए अभी से सब्सक्राइब करके रख दो, बाद में काम आएगा। और हाँ, मुझे पता है कि 2025 के ऑलरेडी 8 महीने खत्म हो चुके हैं और मैं अभी जाके ये वीडियो बना रहा हूँ, बट बिलीव मी इट इज़ वर्थ इट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर और बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लोग पीसी बिल्ड करने जा रहे हो। तो इन तीनों बातों को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा ध्यान से सुनना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पर्पज। आप लोगों को हमेशा अपना पर्पज क्लियर रखना है कि आप लोगों को पीसी के साथ करना क्या, आप लोगों को पीसी के साथ क्या काम है। आप लोगों को गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, या बस वेब ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा सा पीसी चाहिए। तो जब आप लोग अपना पर्पस क्लियर कर लोगे तो इससे आप लोग एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, जो कि है कंपोनेंट चूजिंग में। तो आप लोग वीडियो को आगे देखते हो, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बजट। अब देखो, आप लोगों को अपना बजट खुद ही सेट करना पड़ेगा अपने लिमिट्स के हिसाब से, बट स्टिल हर एक यूज़ केस के लिए मैं आप लोगों को एक मिनिमम सा बजट बता देता हूँ। पॉसिबल हो सके तो इससे कम में मत ही जाओ, क्योंकि इससे कम में आपका पीसी तो बन जाएगा पर आपका रिक्वायरमेंट शायद फुलफिल ना हो पाए। तो अगर आप लोगों को डेली यूज़ के लिए एक पीसी खरीदना है तो आप लोगों का मिनिमम बजट 30 से 40,000 का होना चाहिए, क्योंकि इससे कम में जाओगे तो उतना ज़्यादा अच्छा पार्ट्स भी नहीं मिलेगा आप लोगों को और पीसी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आप लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कैजुअल गेमर। तो अगर आप लोग को बस कैजुअली कुछ गेम्स वगैरह खेलना है तो आप लोगों के लिए 50 to 60,000 का बजट इज़ इनफ। सो हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मिड रेंज गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप लोगों को एक अच्छा सा मिड रेंज गेमिंग करने के लिए एक पीसी चाहिए, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग 60,000 से 90,000 के आसपास का अपना बजट रखो। दैट विल सूट यू द बेस्ट। एंड देन अगर आप लोग हाई एंड गेमिंग करनी है या फिर स्ट्रीमिंग करनी है तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके लिए आप लोगों को 90,000 से ऊपर ही अपना बजट रखना एक अच्छा पॉइंट है। और अगर आप लोगों को इससे भी पावरफुल पीसी चाहिए, यानी कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल वर्क स्टेशन के लिए चाहिए पीसी, सो आई विल सजेस्ट यू कि जितना आपका बजट है मोर देन 150K, दैट विल बी गुड फॉर यू। अब देखो, पीसी बनाने के लिए पर्पस और बजट ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ एक और बहुत ही अंडररेटेड चीज़ जो लोग परफॉर्मेंस के चक्कर में भूल जाते हैं वो है फ्यूचर प्रूफिंग। तो फ्यूचर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बार बार तो अपने पीसी के ऊपर खर्चा करोगे नहीं, उसको बार बार अपग्रेड तो करोगे नहीं, और बाय द वे अपग्रेड करने के लिए भी चीज़ें उस तरह से ही मैनेज करनी पड़ती है, वरना फिर आप लोगों को पूरा सिस्टम ही नए से खरीदना पड़ेगा। सो इसीलिए फ्यूचर प्रूफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो। आप लोगों को फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बताता रहूँगा। ओके, सो हमारे तीनों पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो के बारे में, जो हमारे एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे ब्रेन ऑफ द पीसी यानी सीपीयू के साथ। अब देखो, सीपीयू क्योंकि ब्रेन है हमारे पीसी का, सो इसके हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सो सीपीयू खरीदने से पहले जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो सब मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कोर्स एंड थ्रेड्स। अब जितना ज़्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को मल्टीटास्किंग एंड एडिटिंग में बेनिफिट मिलेगा। सो यस, अगर आप लोगों को मल्टीटास्किंग या एडिटिंग के लिए पीसी बनाना है तो ज़्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स आप लोगों के सीपीयू के लिए बेटर ही होगा। बट अगर आप लोगों को गेमिंग करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 6 कोर 12 थ्रेड्स, 8 कोर 16 थ्रेड्स आर मोर देन इनफ फॉर नाउअडेज गेम्स। तो आप लोगों को इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग उससे ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा मत करो। गेमिंग में उतना ज़्यादा सीपीयू का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, जितना होता है उसके हिसाब से 6 कोर 12 थ्रेड एंड 8 कोर 16 थ्रेड्स आर मोर देन इनफ। ओके, सो हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्लॉक स्पीड। देखो, क्लॉक स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी हर एक कोर से। तो बेसिकली क्लॉक स्पीड ज़्यादा लेना ही अच्छी बात है। एंड इस क्लॉक स्पीड से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि है ओवरक्लॉकिंग। तो देखो, ओवरक्लॉकिंग करना मतलब बेसिकली हमारे क्लॉक स्पीड को मैनुअली बढ़ाना,
क्योंकि कंपनीज जितना देती है कभी कभी कुछ लोगों को वो कम लगता है एंड दे जस्ट ओवरक्लॉक इट, जो कि बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि ओवरक्लॉकिंग अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों के CPU के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी पड़ेगा और आप लोगों का CPU हीट भी होगा, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप लोगों को एक अलग से लिक्विड कूलर या और एक अच्छा सा एयर कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें खर्चा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग एक अच्छा सा CPU ले लो अगर आप लोगों को कम आप लोगों का स्पीड लग रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग एक अच्छा क्लॉक स्पीड वाला CPU ले लो, दैट विल बी बेटर। सो यस, ओवरक्लॉकिंग इज़ अननेसेसरी मुझे जो लगता है। CPU ओवरक्लॉक करना एक बहुत ही बड़ा गलत पॉइंट है। सो ओवरक्लॉकिंग मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आर्किटेक्चर। अब देखो आर्किटेक्चर में आप लोगों को जो AM5 AM4 फिर इंटेल में आप लोग आ जाते हो तो आप लोग का i5 i7 दैट इज़ द आर्किटेक्चर बेसिकली, वो उसी को डिनोट करता है। तो ये जितना लेटेस्ट जन आप लोग लोगे उतना ही बेटर है। बट हाँ, ये भी कंसिडर करना कि सिर्फ लेटेस्ट जनरेशन i5 बोल दिया और आप लोगों को i5 में एक 12400F पकड़ा दिया और उसी की जगह आप लोगों को एक i7 में 300 सीरीज़ का कोई CPU दे दिया तो ऑब्वियसली i5 इज़ बेटर देन i7। सो यस, आप लोगों को नंबर्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, नॉट जस्ट ओनली द लेटेस्ट जनरेशन एंड ऑल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट एक बेसिकली रूल है। सो इस रूल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को कितना आप लोगों का बजट होना चाहिए आपके CPU का अपने पूरे बिल्ड में। सो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना आप लोग एक CPU खरीदने से पहले। तो आप लोगों का CPU आपके टोटल बजट का सिर्फ 20 से 25% ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग एक 1 लाख का PC बना रहे हो तो उसमें से आप लोगों का CPU 20 से 25,000 के अराउंड ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा करोगे तो ये ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग CPU का बजट इससे भी कम करते हो सो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता फिर, क्योंकि आप लोगों का CPU उतना परफॉर्मेंस आप लोगों को नहीं निकाल के दे पाएगा। और हाँ, इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है वो है बॉटल नेकिंग। तो बॉटल नेकिंग अगर आप लोगों को पता है क्या होती है तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत करो। बॉटल नेकिंग का ध्यान दो और ऐसा CPU एंड GPU लो कि वो बॉटल नेक बिल्कुल ना करे। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि बॉटल नेकिंग क्या होती है तो इस पार्ट को अच्छे से सुनो। सो बेसिकली बॉटल नेकिंग वो चीज़ है जब आप लोग एक अच्छा सा CPU तो ले लेते हो बट आप लोगों का GPU कमज़ोर होता है, या फिर आप लोग एक अच्छा सा GPU ले लेते हो बट आप लोगों का CPU कमज़ोर होता है। सो उसमें क्या होता है, जो कमज़ोर पार्ट है वो आप लोगों के अच्छे वाले पार्ट को भी रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि लिमिट करता है कि वो अपने फुल पावर पे ना चल सके। सो इससे आप लोगों का जो टोटल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लेस हो जाएगा। सो इसीलिए बॉटल नेकिंग का हमेशा ध्यान रखो। अपना CPU और GPU का कॉम्बिनेशन ऐसे रखो ताकि वो कभी बॉटल नेक ना करे, यानी कि वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट ना करे, दोनों को अपने फुल पोटेंशियल पे वो चला सके। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि गेमर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो है GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सिंपल भाषा में ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ गेमर्स के काम की चीज़ है, ये आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आप लोग विजुअल्स देखते हो अपने PC के अंदर, गेम खेलो या एडिटिंग करो या कुछ भी कर रहे हो, वो विजुअल्स को एक्चुअल प्रोसेसिंग या GPU ही कर रहा होता है। सो इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से सुनना कि GPU खरीदने से पहले किन चीज़ों की आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत। तो देखो मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल से ये बता देता हूँ कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने GPU खरीदने से पहले। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग गेमर हो तो आप लोगों को हमेशा परफॉर्मेंस एंड VRAM पे फोकस करना है। अब आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, इस चीज़ के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर इनके परफॉर्मेंस FPS को चेक कर सकते हो। अब देखो सिर्फ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, परफॉर्मेंस के साथ साथ आप लोगों को VRAM का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल कुछ इतने ज़्यादा हेवी गेम्स है जो लोग 1080p में भी बहुत ज़्यादा VRAM की डिमांड करते हैं और 8GB से भी अभी कुछ नहीं होने वाला। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप लोग एक GPU खरीदने ही वाले हो तो आप लोग 12GB से प्लस का ही VRAM का GPU खरीदो, एटलीस्ट अगर आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो। क्योंकि अगर 1080p में आपका गेम अच्छे से नहीं चल पा रहा तो 2K एंड 4K तो फिर भूल ही जाओ। ओके, तो अगर आप लोगों को अभी एडिटिंग करना है या कंटेंट क्रिएशन करना है तो आप लोगों के लिए GPU में जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है NVIDIA का अगर आप लोग GPU ले रहे हो तो CUDA कोर्स, एंड अगर आप लोग AMD का GPU ले रहे हो तो कंप्यूट यूनिट्स। अब देखो AMD और NVIDIA में से कौन सा बेस्ट है, उन सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर एक अच्छे सा वीडियो लेके आ जाऊँगा। पर अभी के लिए इतना समझ लो कि जो आप लोगों को मेन चीज़ GPU खरीदने से पहले देखनी है वो है CUDA कोर्स या कंप्यूट यूनिट्स। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक डेडिकेटेड एक CPU टाइप रहता है जो कि एक्चुअली प्रोसेसिंग करता है ग्राफिक्स की। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का एडिटिंग एंड ऑल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग 2K या 4K में एडिटिंग करने वाले हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 12GB से ज़्यादा का VRAM हो ऐसा ही ग्राफिक्स कार्ड लो। क्योंकि जैसे आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे आप लोग 2K 4K में स्विच करोगे अपने वीडियोस को एडिटिंग के लिए,
तब आप लोगों का ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा आप लोगों का मेमोरी कंज्यूम करेगा, और अगर उसको सफिशिएंट मेमोरी नहीं मिलता है तो आप लोगों का एडिटिंग का एक्सपीरियंस पूरा ख़राब हो जाएगा और साथ में शायद एडिटिंग ना भी हो पाए। तो इसीलिए अगर आप लोगों को 2K 4K में एडिटिंग करनी है तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग 12 GB से ज़्यादा VRAM वाला ही GPU लो। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्पेशली जो NVIDIA यूज़र्स होते हैं, या फिर अगर आप लोग भी कोई NVIDIA का कार्ड खरीदने वाले हो तो आप लोग उस RTX वाली गिमिक में मत फंसना, क्योंकि RTX बेसिकली आप लोगों को फ्रेम जनरेशन करवा के देता है, यानी कि वो फ्रेम को जनरेट करता है खुद से, वो एक्चुअल फ्रेम्स नहीं होते। तो इसीलिए अगर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए अपने GPU से तो आप लोग रॉ परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन RTX एंड ऑल। अब जैसे मैंने CPU का बजट रूल दिया था, वैसे मैं आप लोगों को GPU का भी बजट रूल देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो जब आप लोग GPU खरीदने जाओ। तो देखो, GPU बाइंग रूल के हिसाब से आपके टोटल बजट का 30 to 40% आपकी GPU पर जाना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग 1 लाख का PC बिल्ड कर रहे हो तो आप लोगों का GPU का कॉस्ट 30,000 से 40,000 के अंदर होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि अगर आप लोग इससे ज़्यादा स्पेंड करोगे तो वो ओवर स्पेंड हो जाएगा और शायद आप लोगों को दूसरे कंपोनेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और अगर आप लोग इससे कम खर्चा करोगे तो शायद आप लोगों को GPU से जो एक्चुअल काम है वही ना हो पाए। तो इसीलिए आप लोगों को GPU का बजट आपका टोटल PC के बिल्ड का 30 to 40% हमेशा होना चाहिए। अब देखो, CPU और GPU की बात तो हो गई, पर अब हम लोग उसको कनेक्ट कहाँ पर करेंगे? ऑब्वियसली मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, और मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए भी है कि हर एक कंपोनेंट जो भी आपके PC में है वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होगा। तो मदरबोर्ड पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो भी इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है वो मैं आगे करके आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, मदरबोर्ड खरीदने से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है चिपसेट एंड सॉकेट। अब चिपसेट एंड सॉकेट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, अगर आप लोगों का मदरबोर्ड और आपका CPU कंपैटिबल नहीं है तो आप लोगों का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब जब आप लोग अपना CPU खरीदते हो तो उसमें एक सॉकेट लिखा आता है, देखना, इंटेल में LGA शुरू होता है, और अगर आप लोग AMD में जा रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो AM4 AM5 जैसे सॉकेट्स मिलते हैं। तो आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो भी सेम सॉकेट के साथ है जो आपका CPU में है, वरना आप अपने CPU को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी दूसरी चीज़ आती है वो है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मतलब मदरबोर्ड का साइज़। अब देखो, मदरबोर्ड बेसिकली 3 साइजेस में आते हैं, ATX, माइक्रो ATX एंड ITX। ATX सबसे बड़ा है, माइक्रो ATX मीडियम साइज मदरबोर्ड है, एंड ITX सबसे स्मॉल साइज मदरबोर्ड है। अब इन तीनों में फ़र्क इतना ही है कि जैसे जैसे मदरबोर्ड का साइज़ बड़ा होता रहेगा उसमें ज़्यादा आप लोगों को स्पेस मिलेगी फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, बट लेकिन इसी के साथ इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता रहता है जैसे जैसे इसके साइजेस बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग अपने यूज़ केस के हिसाब से एक साइज़ सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप लोग अपना मदरबोर्ड को चूज़ करना। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट माइक्रो ATX मदरबोर्ड लो, उससे कम में मत ही जाओ, और अगर हो सके तो ATX मदरबोर्ड लो, क्योंकि उसमें आप लोगों को फ्यूचर प्रूफिंग के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब मैंने आप लोगों को CPU को ओवरक्लॉक करने मना तो कर दिया, पर अगर आप लोगों को फिर भी करना है तो ओवरक्लॉक सपोर्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों का जो मदरबोर्ड है वो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर आप लोगों का मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करेगा तो आप लोगों का CPU ओवरक्लॉक हो ही नहीं पाएगा। और अब आता है हमारे मदरबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल यानी कि VRM। अब जैसे इसके नाम से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि आपके सारे कंपोनेंट्स को जो भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है उन सभी को PSU से लेके पावर डिलीवर करता है। अब देखो, VRM क्यों ज़रूरी है वो आप लोग समझो। अगर VRM का क्वालिटी लो है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से पावर नहीं मिल पाएगी, यानी कि आप लोगों का परफॉर्मेंस तो ड्रॉप होगा ही, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो जाए। तो इसीलिए VRM की क्वालिटी को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी आप कोई चीप मदरबोर्ड खरीदोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये मदरबोर्ड तो बिल्कुल सही है, कुछ भी हम लोगों को डिफरेंस नहीं लग रहा, बट एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज़ कंपनीज यहीं पर करती है। अब मैंने आप लोगों को VRM क्वालिटी के बारे में बताया, तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इस VRM क्वालिटी को चेक कैसे करना है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि VRM की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो उसके लिए आप लोगों को ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग कोई मदरबोर्ड खरीदोगे उससे पहले आप लोगों को उसके वेबसाइट पर जाके, या फिर अगर आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट कुछ भी आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो आप लोगों को वहाँ पर जाके उस मदरबोर्ड को सर्च करना है और उसके स्पेसिफिकेशंस को देखना है। वहाँ पर आप लोगों को VRM का मॉड्यूल दिख जाएगा कि वो आप लोगों को कितने फेजेस में दे रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, इस तरह से लिखा रहता है VRM के फेजेस। अब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जिस मदरबोर्ड में 8 to 10 फेजेस का VRM है आप लोग वैसा ही मदरबोर्ड कंसिडर करो, क्योंकि उससे कम बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा और मैं वो रिकमेंड भी नहीं करता। एटलीस्ट आप लोग 8 to 10 फेजेस वाले VRM का ही मदरबोर्ड लेना। अब VRM के बाद जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है एक्सपेंशन एंड पोर्ट्स। आप लोगों को ये चीज़ चेक करना है कि आप लोगों के मदरबोर्ड के अंदर आप लोगों को कितने सारे एक्सपेंशन के लिए स्लॉट्स मिल रहे हैं और कितने आप लोगों को पोर्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि USB-C टाइप पोर्ट है, और आप लोगों को GPU के साथ कौन सी कनेक्टिविटी मिल रही है, PCI Gen 5 है या 4 है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी है।
और फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एटलीस्ट 4 रैम स्लॉट वाला और 2 SSD वाले ऐसे ही आप लोग मदरबोर्ड लो, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को वापस से मदरबोर्ड अपग्रेड ना करना पड़े। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग देख लेना कि आप लोगों के मदरबोर्ड के अंदर आप लोगों को वाईफाई और ब्लूटूथ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे आप लोगों को बाद में एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब खर्चे की बात आई गई है तो मैं आप लोगों को खर्चे से रिलेटेड एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा। मदरबोर्ड पे बस जितनी ज़रूरत है उतना और थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफिंग, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को ओवर स्पेंड इसके ऊपर नहीं करना है, क्योंकि मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट है बट आप लोगों को मनी वेस्ट नहीं करना है मदरबोर्ड के ऊपर। बड़े बड़े हीट सिंक्स और बड़े बड़े RGB लाइट्स के चक्कर में आप लोग मदरबोर्ड को मत खरीदना। आप लोगों को जितनी ज़रूरत है उतना और उसके साथ थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफिंग इज़ एनफ फॉर द मदरबोर्ड। तो यही बोलना चाहूँगा कि मदरबोर्ड में फालतू में ओवर स्पेंड मत करना। अब हमारे PC के 3 बड़े कंपोनेंट्स की बात तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे छोटे पैकेट और बड़े दिमागों की, और उसमें सबसे पहले आता है रैम। तो देखो, रैम आप लोगों को लगता छोटा होगा, लेकिन रैम में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी खरीदने से पहले। और उसमें सबसे पहले है कैपेसिटी। आप लोगों को अपने हिसाब से उसकी कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों को कितने GB का रैम चाहिए। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को गेमिंग करना है तो अभी एटलीस्ट आप लोग 16 GB का रैम लगाओ। एंड अगर आप लोगों को एडिटिंग प्रोडक्शन वाला वर्क है तो मैं आप लोग यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बजट बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आप लोगों को तो 16 GB के साथ जाओ। बट अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्पेंड कर सकते हो तो आप लोग 32 GB पे जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग एडिटिंग में ज़्यादा आगे जाते रहोगे वैसे आप लोगों को ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एडिटिंग और इन सारी चीज़ों में आप लोगों को रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एडिटिंग और प्रोडक्शन का काम करने वाले हो तो आप लोग 32 GB रैम एटलीस्ट लो अपने PC में। देखो, सिर्फ कैपेसिटी ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ उसका स्पीड भी मैटर करता है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि आप लोगों को कितने स्पीड का रैम लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोग DDR4 में अभी अपना PC बनाना चाह रहे हो तो आप लोग 3600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम लो एटलीस्ट। और अगर आप लोग DDR5 में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को एटलीस्ट 5200 मेगाहर्ट्ज़ पे जाना ही चाहिए। 5200 से 5600 मेगाहर्ट्ज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। अब बाकी आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ 5200 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक में आप लोग कुछ भी ले सकते हो। अब कैपेसिटी एंड स्पीड के साथ साथ उसकी जनरेशन भी उतनी मैटर करती है। तो देखो, DDR4 एंड DDR5 जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो देखो DDR4 इज़ बेसिकली ओल्ड जनरेशन एंड DDR5 इज़ न्यू जनरेशन। और इन दोनों में बेसिक फ़र्क इनके प्राइसिंग में ही है। तो अगर आप लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक टास्क वगैरह करने तो DDR4 इज़ गुड इनफ टिल नाउ। और अगर आप लोग अराउंड 1 लाख या 70-80,000 का PC बना रहे हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग DDR5 में ही जाओ। दैट इज़ बेटर फॉर नाउ, और फ्यूचर में भी आप लोगों को DDR5 में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इन तीनों के बाद जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है इसकी लेटेंसी। सिंपल भाषा में समझाओ तो इसमें कितना डिले है। अब जितना कम डिले होगा वो उतना ही ज़्यादा फास्ट काम कर पाएगा, तो जितना कम लेटेंसी है उतना ज़्यादा वो रैम बेटर है। और अगर आप लोग DDR4 रैम खरीदने वाले हो तो CL16 के आसपास की लेटेंसी लेना, दैट विल बी बेटर। एंड अगर आप लोग DDR5 में जा रहे हो तो CL30 के आसपास की लेटेंसी इज़ मच बेटर। अब इनके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो इसीलिए मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। एंड आप लोगों को बस मैंने ये सजेस्ट कर दिया कि आप लोगों को कितनी लेटेंसी की रैम लेनी चाहिए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सेटअप। आपके रैम को कितना आप लोगों को चैनल पे डिवाइड करना है, यानी कि बेसिकली आप लोगों को अपने रैम की कितनी स्टिक्स खरीदनी है। तो अगर आप लोग 16 GB या 32 GB जितने भी GB के आप लोग रैम ले रहे हो, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डुअल चैनल रैम लो। यानी कि अगर आप लोगों को 16 GB रैम लेना है तो आप लोग 8 GB की 2 स्टिक ले लो, या अगर आप लोगों को 32 GB का रैम लेना है तो आप लोग 16 GB का 2 स्टिक ले लो और उसको अलग अलग स्लॉट्स में बैठाओ। लाइक अगर आप लोगों का 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड है तो फर्स्ट एंड थर्ड में एक आप लोग दोनों रैम को रख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो रैम के बाद अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्टोरेज की। तो देखो, स्टोरेज खरीदने से पहले जो चीज़ आप लोगों को समझनी है वो है कि कितने टाइप्स के अभी स्टोरेज आते हैं। तो देखो, बेसिकली मार्केट में 2 तरह के स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। पहला है SSD यानी कि हार्ड ड्राइव, और दूसरा है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब दोनों में फ़र्क स्पीड का है, और SSD में थोड़े और ज़्यादा कैटेगरीज है, लाइक SATA SSD, NVMe SSD, NVMe M.2 SSD। अब इन सब का स्पीड में ही डिफरेंसेस आता है बेसिकली, और जैसे जैसे आप लोग मॉडर्न टेक की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग SSD लेते हो तो आप लोगों को स्टोरेज बहुत अच्छी मिल जाएगी, वो भी कम से कम प्राइस में। लेकिन अगर आप लोग सेम प्राइस में एक SATA SSD लेते हो तो उसमें आप लोगों को स्टोरेज कम देखने को मिलेगी। और वैसे ही धीरे धीरे आप लोगों को अगर SSD में अगर आप लोग NVMe SSD लेते हो या फिर NVMe M.2 SSD लेते हो तो उसमें आप लोगों को स्टोरेज और कम देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो NVMe M.2 आज के टाइम में सबसे बेस्ट है। तो अगर हो सके तो आप लोग NVMe M.2 ही लो। हाँ, उसमें थोड़ा स्टोरेज कम मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्राइमरी स्टोरेज हिसाब
से आप लोग NVMe M.2 SSD खरीदो, और अगर आप लोगों को सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आप लोग SATA SSD या फिर एक नॉर्मल NVMe SSD भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप लोग NVMe M.2 SSD पे खर्चा करो। और अगर आप लोगों को फिर भी SSD की ज़रूरत पड़ रही है, या मतलब अगर आप लोगों को और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप लोग एक और SATA SSD खरीद सकते हो। अब SSD की टाइप जानने के बाद आप लोगों को जनरेशन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी के टाइम पे जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5 ही आ रही है मार्केट में, और बेसिकली जनरेशन 4 से पीछे यानी जनरेशन 3 वगैरह पे आप लोग मत ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5 में बेसिक डिफरेंस यही है कि जनरेशन 5 एक न्यू टेक है, तो इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा है और उसका पावर भी अच्छा खासा है, यानी कि उसका स्पीड जनरेशन 4 SSD से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसी हिसाब से उसका प्राइस भी ज़्यादा महंगा होगा। और अभी के टाइम पे Gen 5 SSDs बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग Gen 4 एक अच्छी क्वालिटी की SSD ले लो, क्योंकि अभी के टाइम पे Gen 4 SSD बहुत ही अच्छा एक डील है, और वो भी एक अच्छे से बजट के साथ। तो देखो मेजर सारे कंपोनेंट्स की बात तो हो गई, लेकिन इन सारे कंपोनेंट्स को पावर कहाँ से मिलेगी? पावर सप्लाई से। सो ऑब्वियसली पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पावर सप्लाई खरीदने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गलत पावर सप्लाई आप लोगों के पूरे सिस्टम का पकौड़ा तल देगा। तो इसीलिए पावर सप्लाई खरीदने से पहले इन 4 पॉइंट्स को ज़रूर से ध्यान में रखना। तो सबसे पहले है पावर सप्लाई की वॉटेज। अब देखो पावर सप्लाई खरीदने से पहले आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों को कितने वॉटेज की ज़रूरत है, यानी कि आप लोगों का कितना कंजम्पशन है। तो वो चेक करने के लिए आप लोग ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स के पास से गूगल में जाके चेक कर सकते हो कि आप लोगों की कितने वॉटेज की कंजम्पशन है। आप लोगों को बस करेक्ट कंपोनेंट्स वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर एक रिजल्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को वॉटेज कंजम्पशन लिख के आ जाएगा। अब मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो आप लोगों का वॉटेज कंजम्पशन है उससे आप लोग 100 वाट्स ज़्यादा वाला पावर सप्लाई लो। लाइक अगर आप लोगों का कंजम्पशन 500 वाट्स का है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 650 वाट का ही पावर सप्लाई लो, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को अगर कोई कंपोनेंट एक्सचेंज करना पड़े, या फिर आप लोगों को अगर फ्यूचर में कोई कंपोनेंट अपग्रेड करना पड़े, तो आप लोगों को वापस से पावर सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है सर्टिफिकेशन। तो अभी के टाइम पे अगर आप लोगों को एक अच्छा पावर सप्लाई खरीदना है, तो आप लोगों को मिनिमम 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला ही पावर सप्लाई लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आप लोगों का ये दिखाता है कि आप लोगों का जो पावर सप्लाई है वो अपने एक्चुअल कैपेसिटी जो इसके अंदर लिखी है उसका कितना परसेंटेज आप लोगों को पावर डिलीवर कर रहा है। तो अगर इससे कम होगा तो आप लोगों को प्रॉपर पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा आप लोगों के कंपोनेंट्स तक, और ऑब्वियसली इससे बेटर होगा तो और भी अच्छी बात है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मॉड्यूलर वर्सेस नॉन मॉड्यूलर। तो बेसिकली नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाईज में जो पावर सप्लाई की केबल्स है वो आप लोग सारे डिटैच नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वहाँ पर पावर केबल्स एंड और थोड़ी बहुत केबल्स आप लोगों को लगती है, लेकिन जो अननेसेसरी केबल्स है वो आप लोग वहाँ से डिटैच नहीं कर सकते, जिसके वजह से आप लोगों का प्रॉपर केबल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और एयर फ्लो में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई लेते हो तो उसमें आप लोग अननेसेसरी केबल्स को डिटैच कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो थोड़ा क्लीन लगेगा और उसमें एयर फ्लो भी बहुत अच्छे से पास होगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है ब्रांड। अब देखो ब्रांड आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कौन से ब्रांड का पावर सप्लाई लोगे, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे बेस्ट पावर सप्लाई के ब्रांड्स है आप लोगों को उन्हीं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रांड्स आप लोगों को बहुत ही सस्ते में पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उनका जो क्वालिटी वो बहुत ही ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। अब मैं कोई ब्रांड का नाम मेंशन तो नहीं करना चाहूँगा जो अच्छे नहीं है, लेकिन जो अच्छे ब्रांड है उनका नाम मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। तो अगर आप लोग अच्छे सा पावर सप्लाई खरीदना है और अच्छे ब्रांड के साथ जाना है तो आप लोग इन ब्रांड के साथ जा सकते हो। पहला है डीप कूल, सेकंड है MSI, थर्ड है कूलर मास्टर एंड लास्ट है कॉर्सेयर। अब देखो इन चारों ब्रांड्स का ही नाम मैंने क्यों लिया, तो ये चारों ब्रांड्स बहुत ही ट्रस्टेड है और इनके जो पावर सप्लाई आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं, और इनको मैंने कोई भी रैंक नहीं किया है। ये बेसिकली जो मुझे आप लोगों को पॉइंट्स देने थे उन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कूलिंग सिस्टम। तो देखो आप लोगों को पता ही होगा कि कूलिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एयर कूलर्स एंड लिक्विड कूलर। तो अगर आप लोगों का CPU बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है तो आप लोग एक अच्छे से एयर कूलर के साथ जा सकते हो, और जो लोग 50,000 के आसपास तक का बजट बिल्ड बना रहे तो उनको भी मैं एक स्टॉक कूलर ही रिकमेंड करता हूँ, उससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग 80,000 के प्लस का अगर PC बिल्ड कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर परचेस करो, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस एंड कूलिंग मिलेगी। अब ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट का मतलब मैं यही नहीं बोल रहा कि आप लोग सिर्फ एयर कूलर ही परचेस करो। तो अगर आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा हाई एंड वाला CPU है जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है तो आप लोग लिक्विड कूलर के साथ ही जाओ, क्योंकि उसमें आप लोगों को अच्छी कूलिंग भी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। अब एयर कूलर्स एंड लिक्विड कूलर में आप लोगों को थोड़े बहुत डिफरेंसेस बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर पाओ। तो एयर कूलर्स बेसिकली बजट फ्रेंडली होते हैं और ये मिड टियर CPUs के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छे से ये कूलिंग भी कर देते हैं और बजट में भी आ जाते हैं, जिससे वजह से आप लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा भी होता है और कम प्राइस में भी होता है। तो वैल्यू फॉर मनी आप लोग सिस्टम इसमें बना सकते हो।
और अगर हम लोग लिक्विड कूलर्स की बात करें तो लिक्विड कूलर भी दो टाइप के आते हैं, एक है कस्टम लिक्विड कूलर और एक है AIO यानी कि ऑल इन वन लिक्विड कूलर। तो अगर आप लोग कस्टम लिक्विड कूलर बनाने वाले हो तो उसकी ज़रूरत वैसे होती नहीं है, वो जो एकदम प्रोफेशनली वर्क स्टेशन वगैरह बना रहे होते हैं 3-5 लाख के पीसीस का, तो उसी में लगता है, वैसे उससे कम वाले में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग लिक्विड कूलर्स AIO ही लगाते हैं। तो अगर आप लोग AIO लगाते हो तो इनके बेसिकली ये बहुत अच्छे एस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसके लुक्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि आप लोग के पीसी में 4 चांद लगा देंगे। और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत अच्छी आती है क्योंकि हाई एंड सीपीयूज़ में ये लगते हैं और इन हाई एंड सीपीयूज़ को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कूल कर पाते हैं। तो इसी वजह से सिस्टम के एस्थेटिक्स और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं AIO लिक्विड कूलर्स में। तब चॉइस आप लोगों की है कि आप लोगों को एयर कूलर लेना है या लिक्विड कूलर। लेकिन अगर आप लोग अच्छा सा एक पीसी बनाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग 80,000 से प्लस का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर ले लो अगर आप लोगों का लिक्विड कूलर का बजट नहीं है तो। और अगर आप लोगों का बजट है तो लिक्विड कूलर के साथ जाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ में आप लोगों को परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। अब सिर्फ कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूलर्स एंड एयर कूलर्स ही नहीं आते, इसके साथ एक और मेजर पॉइंट आता है जो कि है थर्मल पेस्ट। तो अगर आप लोग खुद से पीसी बिल्ड करो तो थर्मल पेस्ट आप लोगों को अच्छे से लगाना है ताकि जो CPU है वो आप लोगों के कॉन्टैक्ट बना सके एयर कूलर या लिक्विड कूलर के साथ, ताकि वो अच्छे से कूल रह सके। तो थर्मल पेस्ट का ध्यान हमेशा रखना। तो देखो कंपोनेंट्स की बात तो हो गई, लेकिन क्या आप लोग इन सबको ऐसे ही डेस्क पे रख दोगे? नहीं ना। तो इनके लिए आप लोगों को चाहिए एक केस, जो कि आप लोग कैबिनेट भी बोल सकते हो। केस देखने से पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को बहुत ही इसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस है केस खरीदने से पहले ये कर लो वो कर लो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो पीसी है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चले और आप लोगों को एयर फ्लो के बारे में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जो एयर फ्लो वाला पॉइंट निकाल ही दिया, तो एयर फ्लो वाले पॉइंट के ऊपर ही बात करते हैं। तो देखो एयर फ्लो को आप लोगों को हमेशा लुक से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर आप लोगों का एयर फ्लो ही अच्छा नहीं हुआ तो आप लोगों का पीसी इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो फिर आप लोगों को अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा एयर फ्लो को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है लुक से। तो इसीलिए अगर आप लोगों के केस में ज़्यादा से ज़्यादा फैंस है और उसमें अगर आप लोगों को मेश पैनल वगैरह मिलता है तो आप लोग उसके साथ कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप लोगों को वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलेगी। अब नेक्स्ट है केस की साइज़ कंपेटिबिलिटी। अब देखो आप लोग जब मदरबोर्ड लेते हो ना तो मदरबोर्ड के साथ ही आप लोगों का केस का भी साइज़ कंपेटिबिलिटी आता है। लाइक अगर आप लोग एक ITX, माइक्रो ATX या ATX मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप लोग अपना केस भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि आप लोग एक ATX मदरबोर्ड वाला सिस्टम एक ITX वाले कैबिनेट में तो नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आप लोग जब मदरबोर्ड ले रहे हो उसी के साइज़ का आप लोगों को एक केस भी लेना है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अब एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट जो कि केबल मैनेजमेंट। अब ज़्यादातर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली दिखता नहीं आप लोगों के पीसी से, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है आप लोगों के पीसी के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से केबल मैनेजमेंट नहीं की तो आप लोगों का जो एयर फ्लो है वो ट्रैप हो सकता है अपने केस के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों का जो सिस्टम है वो अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा। तो एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए आप लोगों को केबल मैनेजमेंट भी अच्छे से करनी है। अब एट लास्ट में थोड़ी बहुत एस्थेटिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग RGB और ग्लास पैनल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ कूलिंग को आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अपने लुक्स के लिए। तो लुक्स आप लोग उतना ही रखो जितना आप लोगों का एयर फ्लो मेंटेन हो सके। तो देखो हमारे कंपोनेंट्स की बात तो हो गई, लेकिन पेरिफेरल्स की बात अभी भी बाकी है। और हाँ इस वीडियो में आप लोगों को पेरिफेरल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो स्किप मत करना। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पेरिफेरल है वो मेरे हिसाब से है मॉनिटर, क्योंकि जो आप लोग काम करने वाले अपने पीसी में उसका मेन आउटपुट आप लोगों को मॉनिटर से ही मिलेगा। तो इसीलिए मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको खरीदने से पहले जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है रेजोल्यूशन। तो देखो आज के डेट पे 1080p एक बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो अगर आप लोग एक मॉनिटर खरीदने वाले हो तो एटलीस्ट 1080p रेजोल्यूशन वाला ही मॉनिटर खरीदो, ताकि आप लोगों का गेमिंग एडिटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफ्रेश रेट। अब देखो रिफ्रेश रेट बेसिकली आप लोगों का स्मूथनेस डिफाइन करता है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का रिफ्रेश रेट होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का मॉनिटर स्मूथ चलेगा। तो अगर आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आप मिनिमम आप लोग 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लो, ताकि आप लोग स्मूथली गेमिंग कर सको। और अगर आप लोगों को डेली टास्क या ऑफिस वर्क के लिए कोई मॉनिटर चाहिए तो आप लोग 60 हर्ट्ज का मॉनिटर ले सकते हो, उसमें आप लोगों का बेसिक काम हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए मॉनिटर चाहिए तो आप लोग मिनिमम 75 हर्ट्ज का मॉनिटर लो, जिससे कि आप लोगों को एक स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके साथ साथ आप लोगों का एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी का टास्क बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बेसिकली एडिटर्स के लिए ही है। कलर एक्यूरेसी या sRGB आप लोग कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिटर्स के लिए, ताकि आप लोगों को जो कलर ग्रेडिंग वगैरह काम करना है या फिर आप लोग कोई भी एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे हो उसमें आप लोगों को कलर्स कितने एक्यूरेट दिख रहे हैं उसका मैटर करता है। तो आप लोग जो मॉनिटर खरीदने जाओगे तो उसमें आप लोग उसका sRGB परसेंटेज देख लेना, 99% ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग कंसिडर करना अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करने वाले हो तो 99% sRGB वाला ही मॉनिटर लो।
ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम आप लोग ऐसे कर सकते हो कि डिले ही है बेसिकली मॉनिटर का, जितना कम होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा होगा। और ये पॉइंट गेमर्स के लिए स्पेशल है क्योंकि गेमिंग में जितना कम लेटेंसी होगा उतना ज़्यादा ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो यस, 0.5 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड तक का रिस्पॉन्स टाइम गेमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो एक एक करके अब हम लोग हमारे बाकी के बचे हुए पेरिफेरल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कीबोर्ड की। तो देखो, कीबोर्ड खरीदने से पहले जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है इसका टाइप्स, कि आप लोगों को मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए या मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मैकेनिकल मेम्ब्रेन में आप लोगों को मैं अगर जल्दी से डिफ्रेंशिएट बता दूँ तो बेसिकली मैकेनिकल कीबोर्ड ज़्यादा आप लोगों को प्रीमियम फील करवाता है, क्योंकि उसमें जब आप लोग टाइपिंग करोगे तब उससे जो आप लोगों का फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, और उसमें टक टक की साउंड भी आती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी जगह अगर आप लोग एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड खरीद रहे हो तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स बेसिकली अफोर्डेबल होते हैं, कम प्राइस में आ जाते हैं, और वो भी बेसिकली टाइपिंग वगैरह का काम करवा देते हैं, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रीमियम फील नहीं आ पाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा RGB एंड क्वालिटी का। तो आप लोगों को हमेशा क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है RGB से, क्योंकि देखो RGB आजकल ज़्यादातर कीबोर्ड्स में आ ही जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप लोग अच्छा क्वालिटी वाला कीबोर्ड लोगे तो आप लोगों का कीबोर्ड बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे माउस की। तो माउस खरीदने से पहले आप लोगों को 3 चीज़ें चेक कर लेनी है, जो कि है उसका बिल्ड क्वालिटी, उसके अर्गोनॉमिक्स एंड उसका DPI। अब बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए आप लोग रिव्यूज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह पे चेक कर सकते हो, जो कि स्पॉन्सर्ड ना हो, और आप लोग ट्रस्टेड साइट्स पे भी जाके उसके फीडबैक वगैरह चेक कर सकते हो। और अगर अच्छे ब्रांड्स की बात करूँ तो रेड गियर, लॉजिटेक, HyperX, EvoFox जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे माउस बनाते हैं, तो आप लोग इनके माउस ले सकते हो। तो अर्गोनॉमिक्स आप लोग अपने हिसाब से देख लो कि आप लोगों के हाथ में कौन सा वाला स्टाइल ज़्यादा सूट कर रहा है, तो उसी स्टाइल का आप लोग माउस लो ताकि वो आप लोग अच्छे से यूज़ कर पाओ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा DPI। तो अगर आप लोगों को DPI के बारे में नहीं पता तो DPI के बारे में लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो बेसिकली ये चीज़ वही है कि आप लोग कितना कम मूवमेंट में कितना ज़्यादा आप लोग वर्चुअल मूवमेंट करवा सकते हो अपने माउस से। तो अगर आप लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आई तो आप लोग एक और बार रिवाइंड करके स्लो करके देख लो, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग गूगल पर जाके भी चेक कर सकते हो। DPI एडजस्टेबल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप लोग अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर पाओ। अब जो नेक्स्ट पेरिफेरल है ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों को स्पीकर मिल रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोगों को मॉनिटर के साथ आप लोगों को आउटपुट स्पीकर मिल जा रहे, आप लोगों को ऑब्वियसली ये स्पेक्स में चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को आउटपुट स्पीकर मिल रहे मॉनिटर्स के साथ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो आप लोग एक एक्सटर्नल हेडफोन या स्पीकर्स खरीद सकते हो। अब स्पीकर्स के बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग हेडफोन के बारे में जानना है कि कौन सा हेडफोन बेस्ट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल पाएगा और मैं एक आप लोगों को अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो हेडफोन्स के ऊपर भी ला के दे पाऊँ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो पेरिफेरल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो है UPS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो देखो, इंडिया में मेजर सिटीज़ में पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती रहती है, तो इसीलिए आज के डेट में UPS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ उन्हें पता है जिनका काम अटक जाता है या फिर उनका काम लॉस्ट हो जाता है पावर कट की वजह से, और उनको अपना काम वापस से करना पड़ता है। तो ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों में ना फंसो, इस सारी चीज़ों से आप लोगों को दिक्कतें ना आए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक अच्छा सा UPS खरीद लो। अब UPS खरीदने से पहले आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान में रखना है तो वो है सबसे पहले पावर कंजम्पशन आप लोग चेक करो। तो जब आप लोग एक POC खरीदने के लिए चेक करोगे तभी आप लोगों का पावर कंजम्पशन मिल जाएगा। अब आप लोगों का जितना पावर कंजम्पशन है उससे आप लोगों का डबल आप लोगों को VA का UPS लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छा बैकअप मिल सके अपने UPS से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग UPS पे लगा के अपना सिस्टम पे काम करो। UPS इसीलिए होता है ताकि आप लोग अपना जो सिस्टम है उसका बैकअप कर पाओ, आप लोग उसको प्रॉपरली शट डाउन कर पाओ। तो आप लोग अपने कैलकुलेशन से 20 से 30% ज़्यादा VA वाला UPS लेना है। मतलब अगर आप लोगों के कैलकुलेशन में 1000 VA आया है तो आप लोगों को 1100 के आसपास का VA वाला UPS लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक अपर एज मिल पाए। तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो अगर आप लोगों को डेली यूज़ के लिए PC खरीदना है तो आप लोग उसके हिसाब से एक 600 वाट से 1000 वाट के आसपास का UPS खरीद सकते हो, वो आप लोगों के लिए काम चला देगा। और अगर आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आप लोग 1500 VA से ज़्यादा वाला ही UPS खरीदना, क्योंकि गेमिंग में ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। और एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हो तो आप लोग 1000 वाट से ज़्यादा VA वाला ही आप लोग UPS खरीदना। अब हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतना ही खरीदोगे। अगर आप लोग 3 लाख का भी बिल्ड कर रहे हो या 30,000 का भी बिल्ड कर रहे हो, मैं आप लोगों को ये एक बेसिक राउंड ऑफ फिगर बता रहा हूँ। आप लोग अपने सिस्टम के हिसाब से ही UPS खरीदना, ये मैं आप लोगों को जनरल वाले टर्म्स में बता रहा हूँ। अब इसी के साथ हमारे सारे कंपोनेंट्स एंड पेरिफेरल्स की बात खत्म होती है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जब भी आप PC बनाने वाले हो तब आप लोगों को हेल्प हो, और आप इन पॉइंट्स को बोनस पॉइंट के हिसाब से भी समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हो। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को बहुत काम आएगा। सबसे पहली चीज़ है फ्यूचर प्रूफिंग। हाँ, इसके बारे में मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो जब भी आप लोग अपना PC बनाओ तो आप लोग CPU एंड मदरबोर्ड में अच्छे से पैसा स्पेंड करो, क्योंकि उससे ही आप लोग का फ्यूचर
फ्यूचर प्रूफिंग ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड होता है। नेक्स्ट है अपग्रेडेशन। तो हमेशा आप लोग कंपोनेंट्स अपग्रेड के लिए थोड़ा बहुत स्पेस रखो ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा वो है वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। जो भी आप लोग कंपोनेंट लो वो ऐसे ब्रांड के पास से लेना जिसके आप लोगों को वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले, ताकि बाई एनी चांस अगर आप लोग का कोई भी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप लोग उसको प्रॉपरली फिक्स कर पाओ और आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डोंट फॉरगेट यूपीएस, क्योंकि यूपीएस आप लोगों को पावर कट से बचाएगा और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोगों की मेहनत भी बेकार नहीं होगी। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो है बैलेंस योर बजट। आप लोगों को अपना जो 50% है अपने टोटल बजट का वो आप लोगों को सीपीयू एंड जीपीयू में इन्वेस्ट करना है और बाकी का जो 50% है वो आप लोग अदर पार्ट्स में इन्वेस्ट करना है। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को कंक्लूड करने जैसा कुछ नहीं है, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख के समझना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और अभी एक हाइप का भी ऑप्शन है तो आप लोग चाहो तो हाइप भी कर सकते हो, जिससे वीडियो को थोड़ी और रीच मिल जाएगी। बाकी सब्सक्राइब करना या ना करना तो आपकी मर्जी है, पर हाँ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आई एम श्योर कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों को कोई अच्छा सा गेमिंग पीसी बनाना है तो आप लोग इस लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग को कोई अच्छा सा एडिटिंग पीसी बनाना है तो आप लोग इस राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।